हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जहाँ तक क्लास की बात है, आज के सेशन की बात है, तो आज हम वर्ब के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू पढ़ा। पार्ट वन में हमने बेसिक चीज़ें समझे, जिसमें हमने वर्ब के डेफिनेशंस, वर्ब के काइंड्स और साथ ही साथ वर्ब के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो टेंस में यूज़ होते हैं, जो वॉइस में यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा है ना। आज वर्ब के इससे कुछ ऊपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो हमने पढ़ा पार्ट वन पार्ट टू में, उससे ऊपर उससे थोड़ा अलग चीज़ लोग आज पढ़ेंगे। ये भी वर्ब से रिलेटेड ही है। इसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो होगा आपका वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना, वो चीज़ वर्ब फॉर्म हम कह सकते हैं। वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब ये वर्ब फॉर्म जो है ये क्या है। तो आप जानते हैं कि वर्ब के टोटली 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम V1, V2, V3, V4, जिसे V1 प्लस ING कहते हैं, और V5 होता है। इनमें से जो V4 और V5 है और V1 बहुत इजी होते हैं, उसे उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि V1 है वो रूट बेस वर्ड है, V4 में ING लगेगा और V5 में S या ES। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट सिंपल कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स जो होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो वर्ब पार्ट 3, और इसमें हम लोग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग आज का ये सेशन हमारा। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये क्या है, हमारा वर्ब है ना। इस वर्ब की अगर हम बात करें इसमें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब जो है इसके हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन। तो ये फॉर्म वर्ब का हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब में, जो वर्ब हमारा एक्शन वर्ब है, इसमें हम क्या देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो हमारा आता है वो रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, जो वर्ब फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है, इनको पहचानने का एक तरीका मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जनरली जो वर्ब फॉर्म बनते हैं, खास करके हम 3 फॉर्म्स की बात करेंगे, V1, V2 और V3। इसमें V1 को हम लोग बेस वर्ब कहते हैं, V2 को हम लोग पास्ट सिंपल कहते हैं और V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 वर्ब के बारे में बात करें। अब ये आपने देखा होगा कि जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो वेरियस टाइप होते हैं। कभी V2 कुछ हो रहा है, कभी V3 कुछ बन जा रहा है। तो हम कैसे समझे कि कौन सा वर्ब फॉर्म में क्या लगेगा। कभी ईडी लगाकर V2 V3 बना रहे हैं, कभी EN लगाकर बना रहे हैं, कभी, है ना, तरह तरह से यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, खास करके V2 और V3। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं वर्ब फॉर्म्स की, तो उससे पहले हम ये समझना होगा कि जो वर्ब फॉर्म्स जिसमें V1, V2 और V3 हम पढ़ते हैं, इनको पहले तो एक कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज क्या है भाई, तो इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वर्ब फॉर्म्स को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे उनमें क्या हम ऐड करेंगे उनका V2 और V3 बनाने के लिए, उनके आधार पे वर्ब को, एक्शन वर्ब को जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स कौन से हैं, इनको हम लोग देखते हैं। इसमें अगर बात करें तो 2 पार्ट्स में, तो सबसे पहला हमारा आता है रेगुलर वर्ब। मेन हमारा क्या है, हमारा रेगुलर वर्ब। इसको समझिए, रेगुलर वर्ब। सब सही लग रहा है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब हुआ यहाँ पर कुछ रेगुलरिटी होगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो रेगुलर वर्ब है इसको समझते हैं, ये रेगुलर वर्ब एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वैसा एक्शन वर्ब जिसका पास्ट अर्थात V2, यानी वो एक्शन वर्ब जिसका V2 जो है, ठीक है, और V3 फॉर्म्स, मतलब वैसे वर्ब जिसका V2 और V3 फॉर्म जो है किससे बनाए जाते हैं,
उनको या तो डी से बनाया जाता है, यानी उसके एंड में डी लगाया जाता है, या फिर उनके एंड में ईडी लगाया जाता है। यानी वैसे वर्ब जिनका V2 और V3 फॉर्म डी से या फिर ईडी से बनाया जाए, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसका मतलब एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है वो, और वो पैटर्न किस चीज का होता है, वो पैटर्न होता है या तो डी यूज करने का या फिर ईडी यूज करने का। अभी हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये बेसिकली जो बेस वर्ब होता है, यानी V1 जिसको हम लोग कहते हैं, रूट वर्ब जिसको कहते हैं, उसमें इसे हम ऐड करके क्या करते हैं, V2 और V3 में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो इसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। इसमें आपने देख भी लिया, रेगुलर वर्ब का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि वैसे वर्ब जिस V1 को जिस V1 को V2 में बदलने के लिए या V3 में बदलने के लिए क्या यूज करना पड़े, डी लगाना पड़े या फिर ईडी लगाना पड़े, तो वो निश्चित तौर पे क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि V2 में भी डी और ईडी लगेगा और V3 में भी डी या ईडी ऐड होगा एज ए सफिक्स, तो ये क्या बन जाते हैं, रेगुलर वर्ब बन जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट बात करेंगे कि रेगुलर वर्ब्स बनाए कैसे जाते हैं और चीज़ें। तो ये तो आपको साफ क्लियर पता चल गया कि रेगुलर वर्ब बनाने का बस एक ही कंसेप्ट है कि वर्ब में डी या फिर ईडी लगाया जाए, वो क्या बन जाता है, रेगुलर वर्ब बन जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ बात करेंगे, कुछ हमें कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि जो दिया हुआ वर्ब है वो रेगुलर है कि इरेगुलर है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ कंसेप्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें ये क्लियरली पता चल जाएगा आपको ये जो वर्ब दिया हुआ है वो रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। ठीक है, यानी कि उसको हम जब V2 या V3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसमें हम डी या ईडी लगाएंगे या फिर कोई और फॉर्म लगाएंगे वहाँ पर। तो ये रेगुलर का सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से और कौन से ऐसे वर्ब हो गए जिनमें हम लोग ईडी या डी लगाकर उसे V2 और V3 फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्लियर है? इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो वैसे वर्ब जो बेसिकली किससे खत्म हो रहे हो, ई से खत्म हो रहे हो। वैसे वर्ब जो बेसिकली किससे खत्म हो रहे हो, ई से खत्म हो रहे हो, तो उनको V2 और V3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहाँ पर डी लगाएंगे और कहाँ पर ईडी लगाएंगे, इसकी बात हो रही है। आपको तो पता है कि रेगुलर वर्ब या तो डी से खत्म होगा या फिर ईडी से होगा। उनका V2 या V3 जब बनाएंगे तो या तो डी लगाकर बनाएंगे या फिर ईडी लगाकर बनाएंगे। लेकिन यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि कहाँ पर डी लगाना है, डी लगाकर यानी V1 में डी लगाकर V2 और V3 बनाना है, और कहाँ पर V1 में डी ना लगाकर ईडी लगाकर, है ना, डी के जगह पर ईडी लगाकर कहाँ पर बनाना है, तो ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वैसा वर्ब जो ई से खत्म हो रहा हो, ठीक है, और उनको अगर V2 और V3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे वो क्या लेगा, डी लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर? तो कुछ एग्जाम्पल भी आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो वर्ब किससे एंड होने चाहिए, ई से। सभी जगह आप देख सकते हैं कि इस जो वर्ब है, 3 एग्जाम्पल है वर्ब के, सभी किससे खत्म हो रहे हैं, सभी ई से एंड हो रहे हैं, सभी ई से खत्म हो रहे हैं ना, देखा आपने? तो यहाँ पर भी देखिए ये ई से खत्म हो रहा है, ये भी ई से खत्म हो रहा है, ये भी ई से खत्म हो रहा है। यानी रेट, RATE, हेट, HATE, क्रिएट, CREATE, सभी वर्ब जो हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, ई से एंड हो रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई से एंड हो रहा है और ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे अगर ई से खत्म हो रहा है तो आपको डी लगाकर ही V2 या V3 बनाना होगा। तो देख सकते हैं आप, रेट, रेटेड, रेटेड, यहाँ पर डी लगा और यहाँ भी डी लगा, तो देख रहे हैं रेट, रेटेड, रेटेड। उसी तरह से हेट, हेटेड, हेटेड हो गया, हेट में हमने डी लगाया, ठीक है, यहाँ भी डी लगाया, तो ये V2 और V3 बन गई। क्लियर? होप ये समझ में आया होगा। इस तरह से क्रिएट का क्रिएटेड होगा और V3 भी इसका क्रिएटेड ही होगा। तो ये पहला कंसेप्ट हुआ कि रेगुलर वर्ब में V2 या V3 बनाने के लिए कौन से वर्ब के साथ ईडी लगाएंगे और कौन से वर्ब के साथ डी लगाएंगे। तो डी का कंसेप्ट तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे की ओर जब बढ़े तब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो वर्ब होंगे, खास करके वैसे वर्ब जो बेसिकली किससे खत्म हो रहे हों, डी से खत्म हो रहे हों या एन से खत्म हो रहा हो,
या टी से खत्म हो रहा हो, एफ से खत्म हो रहा हो, एक्स से खत्म हो रहा हो, एस एच से हो, सी एच से हो, एस एस डबल एस से हो, या फिर डबल एल से हो, यानी कोई वर्ब इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से, किसी भी लेटर से, इनमें से कोई भी लेटर से अगर वो खत्म होता है, एंड होता है, तो इनको V2 या V3 में कन्वर्ट करने के लिए डी के जगह पर क्या यूज़ करेंगे, ईडी का यूज़ करेंगे। इससे पहले आपने क्या देखा था कि वहाँ पर हम डी का यूज़ करें, तो उसका क्या कंसेप्ट था कि वो वर्ब किससे एंड हो रहा था, ई से एंड हो रहा था। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये सब वर्ब जो हैं वो किन से खत्म होने चाहिए, या तो डी से, या फिर एन से, टी से, एफ से, एक्स से, एस एच से, सी एच से, डबल एस से, या डबल एल से, इनसे खत्म होंगे। तो इनको V2 या V3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सीधा इनके साथ ईडी लगाना पड़ेगा, डी नहीं लगाएंगे। अगर डी लगाएंगे तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समझेंगे। तो एग्जाम्पल आप देखिए, रिफ्रेश एस एच से खत्म हुआ जो इस पार्ट में दिया हुआ था, मैच ये भी सी एच से खत्म हुआ, डार्केन ई एन, एन मैंने कहा कि एन से खत्म हो रहा है, ठीक है, बीफ एफ से खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए अडेप्ट टी से खत्म हो रहा है। उस तरह से और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे मान लिया कॉल, तो डबल एल से खत्म हो रहा है ना, कॉल किससे खत्म हो रहा है, डबल एल से। तो ये डबल एल से भी खत्म होगा, जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा कि डबल एल से भी अगर खत्म होता है कोई चीज़, तो वहाँ पर भी हम लोग उसे ईडी ही लगाएंगे। जैसे कॉल हो गया ना, कॉल, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, है ना। उस तरह से ये समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने कुछ जगहों पर स्टार मार्क दिया है। स्टार मार्क देने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जरा इसको समझिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, टी के साथ स्टार मार्क दिया हुआ और सी एच के साथ स्टार मार्क दिया हुआ है। स्टार मार्क देने का मतलब ये है कि वो एक इरेगुलर के कंसेप्ट में भी जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सी एच से रिलेटेड, एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास, कैच, ठीक है, CATCH, कैच। कैच, जैसा कि मैंने कहा कि सी एच से खत्म होगा तो उसको पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें ईडी लगाएंगे, है ना। जैसे मैच है, तो मैच का मैच हो गया, ईडी हो गया, और V3 भी क्या बन गया, ईडी बन गया। लेकिन कैच का क्या होता है, आपको पता है ना कि कैच जो होता है, कैच जो कि सी एच से खत्म हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कैच नहीं लिखते हम लोग, कैच का क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, CAUGST, कॉट। तो ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, इस रूल के विपरीत हो जाता है, वो रूल के अपोजिट चला जाता है, यानी इस रूल को ये फॉलो नहीं करता है। इस वजह से मैंने वहाँ पर आपको स्टार मार्क लगाया कि हो सकता है कि ये सब, ये जो सी एच वाला वर्ड है, जनरली मैक्सिमम टाइम ईडी लगाकर V3 और V2 बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो सी एच से खत्म हो रहे हैं, और उनको V2 और V3 में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा ईडी का यूज़ ना करके उनके फॉर्म्स को चेंज करना पड़ जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा कि किस तरह से इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो रूल्स हैं वो रूल फॉलो होते ही होते हैं, इस बात का बाखूबी भी ध्यान रखें। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे में अगर हम चले तो नेक्स्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है रेगुलर वर्ब का कुछ दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई वर्ड, ध्यान रखेंगे, अगर कोई वर्ब वाई से खत्म हो रहा हो, किससे खत्म हो रहा हो, वाई से खत्म हो रहा हो, वाई से अगर खत्म हो रहा है तो देखिए यहाँ पर एक और चीजें हैं, ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ प्ले, ठीक है, प्ले वाई से खत्म हो रहा है ना। ट्राई, ट्राई, देख रहे हैं आप लोग, दो तरह के वर्ब है यहाँ पर, एक हो गया प्ले और एक हो गया ट्राई हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब होंगे जो वाई से फिनिश्ड होंगे, वाई से खत्म होंगे। अब वाई से खत्म होने वाले वर्ब का क्या कंसेप्ट है, इसको जरा समझिए। वाई से जो वर्ब खत्म होंगे वो क्या होता है कि ईडी लेता है, ईडी लेता है, लेकिन वहां पर कुछ चेंजेस और करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं इसको जरा समझिए। कभी कभी वाई को ना हमें आई में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी वाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, आई में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी कभी वाई को आई में कन्वर्ट करना पड़ता
है, ठीक है। तो बात आती है कि कब करना पड़ता है, ठीक है, वाई को हम आई में कन्वर्ट कब करते हैं, इस बात को समझिए। तो इसमें देखना आपको ये है कि यदि कोई वर्ड या कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा हो और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वैसे सिचुएशन में आप वाई को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आई में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना आकर वॉबल आ जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वाई जो है वो वाई में ही रह जाएगा। कब रह जाएगा, जब वाई से पहले कोई वॉवेल हो। और कब चेंज हो जाएगा आई में, जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो दो वर्ड है इसको जरा समझिए। एक जगह लिखा हुआ ट्राई और एक जगह लिखा हुआ है प्ले। मैंने क्या कहा कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वैसे सिचुएशन में वाई जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वाई से पहले कोई वॉवेल हुआ तो वाई जो है वो आई में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हम ईडी नहीं लगाएंगे, ईडी दोनों जगह पे लगाए, क्योंकि वाई से खत्म होने वाले वर्ड के साथ हम ईडी ही लगाते हैं। यानी वैसा वर्ड जो वाई से एंड हो रहा हो और उनको V2 और V3 में कन्वर्ट करना हो, तो निश्चित तौर पे वहां पर हमें ईडी ही लगाना होगा। लेकिन कभी वाई आई में चेंज हो रहा है और कभी वो चेंज नहीं हो रहा है। कब चेंज हो रहा है ये आपने देख लिया। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में आप चेंज करेंगे, और वाई से पहले अगर वॉवेल है तो फिर आप उसे चेंज नहीं करेंगे, वाई को वाई में ही रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं हम लोग। क्राई, वाई से पहले आर है, वाई से पहले क्या है हमारा, आर है। तो वाई से पहले आर है, इसका मतलब वाई को हम आई में बदलेंगे और ईडी फिर वहां पर ऐड कर देंगे, क्राइड हो गया, ठीक है। मैरी, मैरी में भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया। फेरी, फेरी का मतलब होता है टू कैरी, ढोना, ले जाना, ठीक है, खास करके बोट के लिए यूज करते हैं फेरी। तो फेरी में भी वाई है, तो यहाँ पर आप फेरी को फेरीट लिख देंगे, वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वही अगर प्ले लिखा होता तब क्या करते, अगर हमारे पास प्ले होता और बोलता है कि इसका V2 और V3 फॉर्म यूज कीजिए, तो आपको पता है ना कि वाई के पहले क्या है, ये वॉवेल है। तो वैसे सिचुएशन में प्ले का V2 जो होता वो सिंपली ईडी लग जाता, इसमें हमें वाई को आई में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। जैसे प्ले, प्लेड, प्ले, चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ गए। तो वाई का कंसेप्ट यही होता है और इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपने देखा ये सभी रेगुलर वर्ब्स थे। नेक्स्ट हमारा टर्न आता है इरेगुलर वर्ब का। इरेगुलर वर्ब में ध्यान रखना है कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो एक जो जनरल पैटर्न होता है ईडी या डी जोड़ने का, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। यानी वैसे वर्ब जो ईडी और डी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को चेंज करते समय, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा समझिए कि वैसे वर्ब जो कि जब उनको पास्ट या पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो वो एक डी और ईडी वाला पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो जब डी और ईडी वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। और जो इस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी जिनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चेंज करने के लिए डी या ईडी का यूज करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब। और जो फॉलो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर। क्लियर है, ये हम लोग समझ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें चार कैटेगरीज है, इरेगुलर वर्ब के चार कैटेगरी होते हैं। क्या क्या कैटेगरी हैं इनको हम लोग जरा देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है कि वैसे वर्ब जिनका बेस और पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी V1, V2 और V3 तीनों अलग अलग हो जाते हैं। पहला इरेगुलर वर्ब का पहला टाइप क्या है कि वैसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म अलग हैं, V1 भी अलग, V2 भी अलग और V3 भी अलग। तो ये पहला हुआ इरेगुलर वर्ब का टाइप। समझ गए ना। अब ये तीनों अलग हो गया तो आप इसको तो रेगुलर कभी कह ही नहीं सकते, हम लोग कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि रेगुलर वर्ब में डी लगा है V2 में तो V3 में भी डी लगेगा। अगर V2 में ईडी लगा है तो V3 में भी ईडी लगेगा। तो वहां पर V2 और V3 सेम होते हैं और खास करके डी और ईडी से बनाया जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन इरेगुलर वर्ब में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर बात हम ये कह रहे हैं कि रेगुलर वर्ब के कितने कैटेगरीज हैं, तो रेगुलर वर्ब के 4 कैटेगरीज होते हैं।
4 कैटेगरीज में पहला हम क्या देख रहे हैं, इसमें तीनों फॉर्म्स जो होते हैं, चाहे वो V1 हो, V2 हो या V3 हो, तीनों ही फॉर्म्स क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट, अलग होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे, टाइप 1। इरेगुलर वर्ब का पहला टाइप। एग्जाम्पल आप देखिए, राइड कुछ और है ना, RIDE है, रोड RODE हो गया, और रिडन RIDDEN हो गया। तो तीनों फॉर्म्स तो अलग हो गए इसके। तो ये क्या हो गया, एक टाइप 1 इरेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। रिंग, रैंग, रंग, सभी अलग अलग हो गए यहाँ पर। तो इरेगुलर वर्ब का पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि तीनों फॉर्म V1, V2 और V3 तीनों फॉर्म क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। क्लियर। अब रेगुलर इरेगुलर वर्ब के दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं। इरेगुलर वर्ब का दूसरा टाइप ये है कि वैसे वर्ब जिसका पास्ट सिंपल अर्थात V2 है ना, V2 और V3 क्या होता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम पैटर्न का मतलब ये नहीं कि D और ED वाला हो। D और ED वाला हो गया तो निश्चित तौर पे वो तो रेगुलर वर्ब कहलाएगा ना। यहाँ D और ED की बात ही नहीं होगी। इरेगुलर वर्ब में D और ED से बात होता ही नहीं है, क्योंकि जिस वर्ब के एंड में डी और या फिर ईडी, डी और ईडी लगाकर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इरेगुलर की, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ये जानेंगे कि सेकंड टाइप जो इरेगुलर वर्ब का होता है उसमें ये है कि सिंपल पास्ट यानी V2 और V3 जो होते हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी इरेगुलर में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डी और ईडी को फॉलो नहीं करते। जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंड, देखिए यहाँ पर V2 और V3 क्या है, सेम है। अब कहेंगे कि ये भी तो डी से खत्म हो रहा है, ये डी से खत्म हो रहा है, हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डी था। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से। डील, नेक्स्ट वर्ड डील, डेल्ट, डेल्ट। तो डील जो है, डील का 2-3 मीनिंग होता है, खास करके डील का मतलब व्यवहार करना भी होता है, डील का मतलब बर्ताव करना भी होता है, व्यापार करना भी होता है, ठीक है। तो डील, डेल्ट, डेल्ट, ठीक है। गेट, गॉट, गॉट, ये सेकंड टाइप हुआ किस चीज का, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं इरेगुलर वर्ब के। तो नेक्स्ट टाइप में क्या हुआ कि बेस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि V1 और V3 क्या होगा, सेम होगा। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब जिसके V1 और V3 सेम होते हैं, V2 अलग होते हैं लेकिन V1 और V3 सेम होते हैं, तो वैसे भी वर्ब फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इरेगुलर। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें V1 और V3 सेम होंगे। सेकेंड टाइप में हमने क्या पढ़ा कि V2 और V3 सेम होंगे। फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा कि तीनों अलग अलग होंगे, V1 भी अलग, V2 भी अलग और V3 भी अलग होगा, ठीक है। ये चीजें आपने देखा। अब यहाँ देख रहे हैं ना, रन, रैन, रन, देखिए रन V1 था RUN, ठीक है, और V3 भी RUN ही है। कम की बात करें तो कम जो है वो V1 है और V3 भी कम ही हो गया। इसके बीच वाला जो है वो आपका A से बनता है ना। रन, रैन, रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है कि V1 और V3 सेम। दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ इरेगुलर वर्ब। नाउ द फोर्थ कैटेगरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि पार्ट है वो ये है जो हम इससे अभी पढ़ रहे हैं। क्या है भाई, तो इसको जरा समझिए। ये वो वैसे वर्ब होते हैं जिनका बेस, बेस का मतलब V1, पास्ट सिंपल मीन्स V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3, तीनों ही सेम होते हैं। क्लियर है। तो जब वैसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, ये भी एक इरेगुलर वर्ब का कैटेगरी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आप ये कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपको ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं वर्ब फॉर्म सेंटेंसेस में, या तो फिलर्स में, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या फिर एरर डिटेक्शन में, तो वहाँ पर हम इस वर्ब के फॉर्म्स को नहीं जानने की वजह से गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये फाइंड आउट करना, वैसे वर्ब फाइंड आउट करना बहुत आसान है, यानी जिनका तीनों फॉर्म सेम हो जाए वैसे वर्ब फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। एक तो लिमिटेड है पहली बात, और उसमें भी इजी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो वर्ब होते हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है वो जो होते हैं मोनोसिलेबिक वर्ब होते हैं, मोनो, ठीक है,
सिलेबिक, ध्यान रखना है, मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं। मोनोसिलेबिक क्या होता है इसको जरा समझिए। मोनोसिलेबिक, जब भी कोई एक वर्ड बनाते हैं तो उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वॉवेल साउंड या और कॉन्सोनेंट साउंड का कॉम्बिनेशन हो या वॉवेल या कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सिलेबल बनता है। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन के तौर पे भी जानते हैं, उच्चारण के तौर पे जानते हैं। ठीक है, सिलेबल के अकॉर्डिंग ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो जो सिलेबिक होता है यानी कि वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि CVC का कंसेप्ट, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट का जो कंसेप्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। तो मोनोसिलेबिक में क्या हो गया, CVC हो गया या VC हो गया, ठीक है, या फिर CV हो गया, ये समझिए, है ना। इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये साउंड की बात करते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ये नहीं कि वहां पर दो कॉन्सोनेंट दो वॉवेल हैं तो हम दो वॉवेल कर देंगे, वहाँ वॉवेल साउंड एक ही होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाता है, मोनोसिलेबिक कहलाता है। अब जैसे देखिए बेट, बेट की अगर हम बात करें तो बी क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया, बी क्या हुआ हमारा, कॉन्सोनेंट, है ना, देख रहे हैं आप लोग, बी इज अ कॉन्सोनेंट। ई जिसका साउंड यहाँ पर ए आ रहा है वो एक वॉवेल हो गया, और टी जो है फिर एक कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक कहेंगे। बात समझ में आ रही है, मोनोसिलेबिक क्या होता है। तो खास करके मोनोसिलेबिक वर्ब जो होते हैं उनको अगर हम V2 या V3 में कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे उनका V1, V2 और V3 तीनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप जितना भी वर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बेट, बर्स्ट, अब यहाँ पर देखिए बर्स्ट है, बर्स्ट में ये बी जो हो गया आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, और वॉवेल जो है वो ब अ साउंड आ रहा है तो यहाँ पे वॉवेल हो गया, फिर एस आ रहा है तो कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ टी आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, यानी CVC, यानी आपके सी और सी के बीच में एक वॉवेल साउंड जब आता है तो उसे हम एक सिलेबल कहते हैं, सिंगल सिलेबल कहते हैं, मोनोसिलेबल कहते हैं। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये सारे मोनोसिलेबिक हैं, और मोनोसिलेबिक होने की वजह से इनका V2 और V3 फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। तो बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट, कट कट कट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। इधर देखिए कास्ट, ध्यान रखेंगे जिस वर्ड में कास्ट लगा हो अगर वो वर्ब है, जैसे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो निश्चित तौर पे वहां पर हम कास्ट के साथ ईडी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, कास्ट 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 ही होता है। जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, बहुत जगह पर आपको ब्रॉडकास्टेड दिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ब्रॉडकास्ट की जगह पर ब्रॉडकास्टेड लिख दिया जाएगा, वहां पर तो आप देखेंगे भाई ये तो ब्रॉडकास्टेड सही है, V3 लगा हुआ है, सही है यहाँ पर V3, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस वर्ड में कास्ट लगा हुआ है खास करके वर्ब में, और वो अगर V2 और V3 में चेंज हो रहा है या यूज किया गया है V2 और V3 में, तो निश्चित तौर पे ईडी नहीं लगेगा उसमें, वो एक सिंपल पैटर्न है जिसमें V1, V2 और V3 सेम होंगे, यानी कास्ट कास्ट कास्ट, क्लियर है। उसी तरह से एक और वर्ड है लेट, LET, लेट भी जिस वर्ड में लगा हुआ उसका भी V3 फॉर्म चेंज नहीं होता है, V2 चेंज नहीं होता है, लेट 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 ही रहता है, ठीक है। इस तरह से स्प्रेड वर्ड है, स्प्रेड, ये भी एक मोनोसिलेबिक वर्ड ही है, स्प्रेड 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 ही होते हैं, बाकी तो सिंपल है, आप देख रहे हैं हर्ट 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 हर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मोनोसिलेबिक वर्ड जब भी होंगे सिंगल सिलेबल CVC वाला, तो वैसे सिचुएशन में आपको तीनों फॉर्म्स को क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। हिट हिट हिट, हॉट हॉट हॉट, लेट लेट लेट, फुट फुट फुट, है ना, क्विट क्विट क्विट, सेट सेट सेट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से वर्ब को हम फॉर्म्स के बेसिस पे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि वर्ब को फॉर्म्स के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक रेगुलर वर्ब कहलाता है और दूसरा जो है वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। रेगुलर वर्ब का एक सर्टेन पैटर्न होता है, और वो पैटर्न क्या है, जो कि अभी आपने देखा कि वैसे वर्ब जो डी और ईडी से V2 और V में कन्वर्ट होते हैं, यानी जिनको हम D और ED ऐड करके V2 और V3 में कन्वर्ट करते हैं, वो रेगुलर वर्ब होता है। जबकि इरेगुलर वर्ब इस पैटर्न को फॉलो
नहीं करता है। ठीक है, रेगुलर वर्ब जो है इस पैटर्न को फॉलो करता है और इरेगुलर वर्ब इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो इरेगुलर वर्ब अधिक हो गए क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करता नहीं है, तो बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। अब इसमें 4 पैटर्न हुए। इसमें मैंने क्या कहा आपको कि तीनों वर्ब फॉर्म अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे रिंग, रैंग, रंग हो गया। ठीक है, कभी कभी जो है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे गेट, गॉट, गॉट हो गया। कभी कभी क्या होगा कि आपका V1 और V3 फॉर्म सेम हो जाता है, जैसे कम, केम, कम हो गया। और कभी कभी तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। ये चीज़ें जो है इरेगुलर वर्ब। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे हम लोग देखेंगे वर्ब के दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ न्यू चीज़ें, और वो आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में यहाँ पर देखें। ठीक है, जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको हम यूज के बेसिस पे, वो तो फॉर्म के बेसिस पे आपने देखा ना, इससे पहले आपने फॉर्म के बेसिस पे देखा, तो फॉर्म के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो वर्ब को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, वो एक कहा जाए कि यूसेज के आधार पे, यूज के आधार पे वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट जो आपका है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो हम पहले जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और फिर देखेंगे कि इनट्रांजिटिव क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर दोनों के डेफिनेशन को आप समझ जाएंगे तो फिर आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जहां तक बात है, तो वैसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कि जो सेंटेंस में दिया गया वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, पता ही नहीं चल पाता उनको। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका आपके सामने रखूंगा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सिंपल, और बहुत आसान आप कहिए हिंदी में, कि आप उसको चुटकी में पता कर लेंगे कि वर्ब जो सेंटेंस में दिया गया है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। क्लियर है? तो चलिए देखिए, पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल देख ले। कह रहा है वी डिस्कस द मैटर इन द मीटिंग। अब देखिए, कह रहा है वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डिस्कस क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और मैटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये मैटर ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पे ये वर्ब क्या हो गया? डिस्कस, ट्रांजिटिव हो गया। तो कहा जाता है कि जब वर्ब के बाद यूज होने वाला जो नाउन होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि कैसे हम जान पाएंगे कि वर्ब के बाद यूज होने वाला नाउन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख ले। द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल द टीचर। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, ऑल द टीचर्स जो कि नाउन है, जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ मैं समझ रहा हूँ आपको डाउट हो रहा होगा कि कैसे आप कह दिए सर ये ऑब्जेक्ट है, कैसे हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है, कैसे नहीं जानेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट प्रूफ कर दीजिएगा तो वर्ब को ट्रांजिटिव प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में कोई नाउन यूज हुआ है, जब तक हम उस नाउन को ऑब्जेक्ट प्रूफ ना कर दे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी नाउन आ सकता है और इनट्रांजिटिव के बाद भी नाउन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि प्रूफ करना कि जो वर्ब के बाद नाउन आया है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब तभी कहलाएगा जब उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो। यानी हम ऑब्जेक्ट कैसे प्रूफ करेंगे, ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। देखिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है, वो नाउन अगर व्हाट या हुम में से किसी एक का भी आंसर दे दे, तो समझ लीजिए कि वो नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है कि वैसा नाउन जो वर्ब के बाद यूज हुआ हो,
और वो नाउन किसका आंसर दे रहा हो, व्हाट या whom का आंसर दे रहा हो, तो निश्चित तौर पे वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जब वो नाउन ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं कि ये जो सेंटेंसेस में जो वर्ब दिए गए हैं ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और अगर ये प्रूव हो गया कि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और अगर प्रूव हो गया कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। कह रहा है अ चाइल्ड, सब्जेक्ट। अब बहुत लोग ये समझेंगे कि सर सब्जेक्ट कैसे पता करें, तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। हम जिसके बारे में बात करेंगे वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है, चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गया आपका, फेल। फेल मतलब गिर जाना, ये वर्ब हो गया। अब ये वेल जो है, वेल का मतलब कुआं हो गया, ये भी एक नाउन है। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है, आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब मैंने क्या कहा कि जो नाउन जिसको हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, अगर वो नाउन व्हाट या हुम में से किसी एक का आंसर दे रहा हो तो समझ लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है। और जब वो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। व्हाट और हुम का ही सिर्फ आंसर देना चाहिए, दूसरा किसी का नहीं। अगर किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। अब ये देखिए, ही फेल, अ चाइल्ड फेल इनटू, या अ चाइल्ड फेल। आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, वेयर, बच्चा कहाँ गिरा, क्या गिरा तो नहीं बोलेंगे, किसको गिरा तो नहीं बोलेंगे, कहाँ गिरा बोलेंगे। तो कहाँ का आंसर क्या आएगा, वेल। यानी ये जो वेल है किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। और मैंने तो ये नहीं कहा था कि वेयर का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, नो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया। ये ध्यान रखना है, इनट्रांजिटिव बन गया। क्लियर, समझ में आई बात, कितना सिंपल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। हीज फादर, हम उसके पिता के बारे में बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया। हीज फादर डील्स, डील्स इन का मतलब होता है व्यापार करना, ठीक है। हिज फादर डील्स इन गोल्ड। अब ये देखिए, हिज फादर डील्स इन गोल्ड। अब डील्स इन जो है ये वर्ब हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आया व्हाट, हिज फादर डील्स इन व्हाट, किस चीज का व्यापार करते हैं, ठीक है, तो सोने का। इसका मतलब ये जो गोल्ड है ये व्हाट का आंसर दे रहा है, किस चीज का, किस चीज का व्यापार करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, सोने का व्यापार करते हैं। इसका मतलब ये व्हाट का आंसर दे रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया गोल्ड, तो ये वर्ब हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इसमें डाउट ही नहीं, ठीक है। तरह से ही कैन प्ले फ्लूट वेल, ही कैन प्ले फ्लूट वेल, ही सब्जेक्ट, कैन प्ले वर्ब, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया या मॉडल वर्ब कह सकते हैं आप, और प्ले मेन वर्ब हो गया। ही कैन प्ले व्हाट, ही कैन प्ले फ्लूट, यानी फ्लूट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका मतलब कैन प्ले में से प्ले जो है ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बहुत सिंपल, बहुत आसान, क्लियर है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जब आपको ट्रांजिटिव वर्ब पता करना आसानी से आ जाता है तो इनट्रांजिटिव तो चुटकी में आप पता कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर, बस इतना ध्यान रखिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउन आ सकता है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन वो नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो नाउन जो है व्हाट या हुम का आंसर नहीं देता है। और जब कोई वर्ब के बाद यूज होने वाला नाउन व्हाट या हुम का आंसर ना देकर किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता है तो हम उसे ट्रांजिटिव ना करके इनट्रांजिटिव। क्लियर, देखिए, कह रहा है शी sang in the concert last night, she is a subject, sang is a verb। अब कह रहा है कि सी sang, उसने गाया, क्या गाया, कंसर्ट में गाया, तो कंसर्ट में गाया इसका मतलब कहाँ गाया, तो कहाँ का आंसर यानी ये वेयर हो गया। तो जब ये वेयर हो गया, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जब ये वेयर हो गया तो ये तो मैंने वेयर तो कहा नहीं था, मैंने तो कहा कि व्हाट का आंसर देना चाहिए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सैंग वर्ड क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सिंपल, सिंपल सा कंसेप्ट। उसके बाद दूसरा लिखते हैं, द फ्लाइट सब्जेक्ट, टुक ऑफ वर्ब, द फ्लाइट टुक ऑफ 2 hours later than the departure time।
अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन डिड द फ्लाइट टेक ऑफ, व्हेन का आंसर आ रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है, ये कब हुआ, प्लेन का डिपार्चर, प्लेन कब उड़ा, प्लेन कब टेक ऑफ किया, तो डिपार्चर टाइम के, उसका जो डिपार्चर टाइम होता है उसके 2 घंटे बाद। इसका मतलब व्हेन का आंसर दे रहा है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है, जिसके वजह से टुक ऑफ जो हो गया एक इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, समझ में आई बात, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचानना कितना आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वर्ब के बाद जो नाउन आया है वो व्हाट या हूम का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो निश्चित तौर पे वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं दे रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जब आप पहचान लेते हैं तो ये आगे चल के वॉइस चैप्टर जो होता है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉइस में। क्योंकि वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि पैसिव उसी वर्ब का बनता है जो ट्रांजिटिव होता है, और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो आसानी से आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सीख लिए आपने, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाएगा खास करके वॉइस में तो आसानी से आप उसे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह पार्ट 3 में, इसमें आपको वर्ब के फॉर्म्स देखने को मिले और वर्ब के यूसेस के बेसिस पे इसके काइंड्स देखने को मिले। ठीक है, होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और ये कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।